बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस, उन इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक दूसरे के सामने आना या कम अज़ कम एक दूसरे के मुखालिफ होने का तासुर देना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, उसका इन इलेक्शंस का बायकॉट। एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मज़ाहमत की तरफ बढ़ने जा रही है? क्या हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड कर पाने में पीटीआई कामयाब हो पाएगी? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और बानी पीटीआई इमरान खान की फैमिली एक पेज पर आ पाएंगे? 5 अगस्त को पीटीआई क्या करने जा रही है? क्या एक मूवमेंट होगी या फिर जलसा करके सब अपने अपने घरों को वापस आ जाएंगे? बहुत से सवालात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के जहनों में भी हैं और पाकिस्तान के आम आवाम के जहनों में भी। इन्हीं पर बात करते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। शौकत यूसुफजई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक तासुर मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मफाहमत और मज़ाहमत में कहीं फंस चुकी है, कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रही, इसीलिए कोई रिलीफ भी नहीं मिल पा रहा। हुकूमत ने वैसे तो रिलीफ देना नहीं है, प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा। आपको वैसे क्या लगता है पीटीआई इस वक्त कहां पर खड़ी है? देखिए, पीटीआई ने मुज़ाहमत भी की है, पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक भी चलाई है, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में जमहूरियत नाम की तो चीज़ है नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, एक अनारकी है, एक फस्ताइज़म है। और उसमें ये कि आप जितना आगे बढ़ते हैं इतना वर्करों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके खिलाफ जाली मुकदमे बन रहे हैं, घरों से लोगों को उठाया जा रहा है, तो ये एक फस्तायत तो है। लेकिन इसके बावजूद जो जज्बा है वर्कर्स का, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जज्बा अभी तक मौजूद है। और काफ़ी कोशिश की गई लीडरशिप की तरफ से कि कोई रास्ता निकल आए पुरअमन जदोजहद के ज़रिए, और वही हम कोशिश कर रहे हैं। 5 अगस्त को भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करा सकें। अब वो आगे क्या लाएमल होता है तो ज़ाहिर है पार्टी देगी अब, और आज भी इस पे काफ़ी मुशावरत हो रही है, तो जो लाएमल होगा इंशाअल्लाह ताला वो आज दे दिया जाएगा। और ये कि लोगों के अंदर जज्बा है, और 5 अगस्त को पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज भी होगा, और पुरअमन एहतजाज होगा, और इमरान खान और उनके साथियों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा शौकत साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत से ऐसे मरहले आते हैं जिनमें बानी पीटीआई की फैमिली और पार्टी की जो पॉलिसी है रिहाई की तहरीक के हवाले से, उसमें शायद डाइवर्जेंस नज़र आती है हमें। तो अभी भी अलीमा खान साहिबा ने तो ये कहा है कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए टूवर्ड्स अडियाला, और अगर रोका गया, और ऑब्वियसली पार्टी तो यही कहती है कि हम अपना डिसीजन लेंगे, लेकिन आपको लगता है कि हम आहंग हो पाएंगे, दोनों की एक पॉलिसी बन पाएगी? क्योंकि ये तो एक इशू अब पब्लिक डोमेन में भी आ चुका है ना। बयानात को अगर हम एक ही इक्वेशन में रखें तो समझ आ जाती है कि डाइवर्जेंस है कुछ मामलात पर। देखिए, अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो तो पार्टी लेगी ना। अलीमा खान साहिबा जो है वो बहुत ही काबिल एहतराम है हमारे लिए, और देखिए वो गैर सियासी खातून है, और वो अपने भाई के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, और जाहिर है ये उनका हक बनता है। उनके जज्बात की हम कदर करते हैं, और मेरा ख्याल नहीं है कि कोई अलग अलग होगा। हम एक ही पेज पर हैं। जहाँ तक रिहाई का ताल्लुक है, जहाँ तक इमरान खान को के इलाज का ताल्लुक है, इन चीज़ों के ऊपर तो हम सब एक पेज के ऊपर हैं। मुझे नहीं लग रहा कि अलीमा खान साहब और पार्टी कोई अलग अलग उस पे हैं। थोड़े बहुत जो होते हैं वो छोटे मोटे इख्तिलाफात भी आ जाते हैं, छोटे मोटी बातें भी आ जाती हैं, लेकिन जो बड़ा गोल है हमारा, उस पर तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा शौक साहब, लॉयर्स मूवमेंट की भी बाज़गश्त हम सुन रहे हैं। कुर्द साहब भी एक्टिव हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि इस दफ़ा लॉयर्स मूवमेंट जो है उसका आगाज़ भी केपी से होगा। तो क्या ये मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई एक बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं? इसकी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो भी रूल ऑफ लॉ के लिए कह रहे हैं हमने मूवमेंट स्टार्ट करनी है। पीटीआई भी जारी बात है रूल ऑफ लॉ और फिर जो पीटीआई के साथ चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ ही कर रही है अपनी स्ट्रगल। तो इज़ देयर अ चांस? बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते।
जब सारा अदालती निज़ाम तलपट हो गया, 26वीं आईन तरमीम, फिर 27वीं आईन तरमीम, और इस पे वकला की खामोशी, और आज जो कुछ हो रहा है, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, और अदालती सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर रहा है। तो निकलना तो था, लेकिन बहुत देर कर दी। वकला हम तो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के लिए वकला की जो तहरीक चली थी, उसके बाद तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस मुल्क के अंदर कोई भी चीज़ रूल ऑफ लॉ के खिलाफ नहीं जाएगी और कोई भी इकदाम नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद आप देखें कि सिर्फ एक इमरान खान को सबक सिखाने के लिए या उनको तकलीफ देने के लिए पूरे अदालती सिस्टम को आप देखें उखाड़ के रख दिया गया, और फिर भी वो इमरान खान से वो कुछ नहीं मनवा सके जो हुकूमत का ख्याल था कि वो डील कर लेंगे, वो बनीगाला चले जाएंगे या वो लंदन चले जाएंगे। वो ख्वाहिश तो हुकूमत की पूरी नहीं हुई। लेकिन ये कि अब देखना होगा कि वकला मूवमेंट जो है वो उसका क्या रिजल्ट आता है और किस हद तक वो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा अहम मसला तो वकला के लिए भी है ना। जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं इस मुल्क में, इंसाफ की बात करते हैं, तो वो चीजें तो खत्म हो रही हैं। तो अब वकला का भी इम्तिहान शुरू हो रहा है। अच्छा, इसमें बल्कि अगर देखा जाए तो वकला भी शायद वो पहले जो मूवमेंट थी उसमें इस तरह से डिवीजन नहीं थी। अब जुडिशरी भी जिस तरह से मैनेज हो चुकी है, वकला जो हैं वो भी डिवाइडेड हैं, कुछ को पर्क्स मिल गए, कुछ को प्रिविलेजेस मिल गई, ग्रुप्स भी हैं। डू यू थिंक ये भी एक फैक्टर है, इसी वजह से शायद कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हो पाई? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, ये बात आपकी दुरुस्त भी है। हर हर इदारे से लोगों को खरीदा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं, उनकी कीमत नहीं लग सकती। तो वकला में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं बिकते और न उनको कोई खरीद सकता है। तो जाहिर है रूल ऑफ लॉ के लिए तो जो जिन लोगों ने स्ट्रगल किए वो तो आज भी कर रहे हैं और करेंगे। उनकी ख्वाहिश भी है कि अदालतें इंसाफ दे, अदालतें फैसला कर। आप देखें, इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे और जानबूझकर डिले किया जा रहा है। जब वापस भेजा की बात आती है तो 3 हफ्ते की तारीख दी जाती है। तो ये तो आई थिंक ये बहुत ही जुल्म हो रहा है यहाँ। मुझे तो कोई इंसाफ की तवक्को भी नहीं नजर आ रही इन अदालतों से। सही हो गया। अच्छा, एक और हुकूमती इत्तेहादी है, जारी बात है पीपल्स पार्टी भी, और नबील गबूल साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान के साथ इस वक्त बातचीत भी चल रही है, काफ़ी हद तक चीज़ें हो भी चुकी हैं और गारंटी की वजह से चीज़ें डिले हैं। ये वैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि जब जब पीटीआई मोमेंटम पकड़ती है या स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ बढ़ती है, किस तरह का शोशा आ जाता है कि शायद बातचीत हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी स्टार्ट हो गई है। डू यू थिंक इस वक्त कोई बातचीत हो रही है? कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई बैकडोर की तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता है। ओके। और नबील कबूल साहब जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अगर उनको इतनी इत्तला मिल रही है तो फिर वो उनकी जमहूरियत के दावेदारी कहाँ चली गई पीपल्स पार्टी की, जो कहते थे कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। वो कहाँ गई वो कुर्बानियां उनकी? क्या उनको ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा है जो इमरान खान के साथ हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है? कल इन लोगों ने भी तो जेल जाना है ना। तो इनके लिए तो मसला ये था कि ये तो हर 1 महीने जेल गुजारने के बाद ये दरखास्तें दे देते कि जी हम बीमार हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर ये जो सूरत हाल हो रही है, अगर इसके बाद ये जेल जाएंगे तो इनका क्या होगा? तो मेरा ख्याल ये कि अपनी फिक्र करें। ये इमरान खान ने तो जेल काट ली और काट रहा है बहादुरी के साथ, लेकिन इनके लीडर्स नहीं काट सकते इस तरह की जेल। क्या जो जरदारी साहब की 11 साल याद किए जा रहे हैं, वो उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही थी। उनके लिए जो जो मराहत थी उस जेल के अंदर, वो तो मेरे ख्याल से बाहर उतनी मराहत नहीं होती है। सारा दिन तो वो जेल के उस पे कोठरे में तो नहीं होता था, वो तो अस्पताल के बहाने वो बाहर होता था। इसी तरह नवाज शरीफ साहब, तो इनको तो वो मराहत मिलती रही है। लेकिन वो सोचें कि जो कुछ वो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या इसके बाद वो जेल काट सकेंगे जो इमरान खान काट रहा है? जाहिर बात है, ये एक बड़ा आम सवाल है। अच्छा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में हमें ये तासुर मिल रहा है कि पीटीआई तो नहीं है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में ही एक दूसरे की ऑपोजिशन बनी हुई है। तो आपको लगता है वैसे पीटीआई को ये खुला मैदान देना चाहिए था?
देखिए ऐसा नहीं है जी, ये तयशुदा नताइज है। हम्म। पीपल्स पार्टी और नून लीग का गठजोड़ है। ये अपोजिशन और गवर्नमेंट, ये ऐसी अपोजिशन अपोजिशन खेल रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी कोई अपोजिशन नहीं है। इनको जो लोग लेकर आए हैं वो उनके पैर से ये नहीं हट सकते। और ना पीपल्स पार्टी के वो उसूल रहे हैं, ना जमहूरियत याद है इनको, ना इनको अदालती सिस्टम याद है। ये सिर्फ अपनी मराद की बात करते हैं। जैसे वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में पहले से तय था कि हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। अब जो प्रेशर बढ़ रहा था कि जी आप जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी को अब वजीर आजम बनना चाहिए शहबाज शरीफ की जगह, तो शायद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी पीपल्स पार्टी को मिल जाए। तो इन हालात में जहां पहले से वो हो गया है, डिसीजंस हो गए हैं, तो इसमें हम इलेक्शन में हिस्सा लेकर क्या करते हैं। और फिर ये कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है वो एहतजाज पर है। वो जो उनका जब तक फैसला नहीं होता, तो सड़कों पे हैं, उनका फैसला नहीं होता, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत को इलेक्शन कराने चाहिए। आ, इससे जो है ना कश्मीर कास को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और ये जो मरहलावार इलेक्शंस हैं, इसकी वजह भी कोई ख़ास समझ नहीं आती कि ये मरहलावार इलेक्शंस की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई। अगर इतने इश्यूज थे तो अभी इलेक्शन ही ना होता, आगे कर देते। और मरहलावार देखें, के पीछे एम क्या हो सकता है वैसे? ये इतनी नालायक हुकूमत है कि एक तरफ कह रही कि कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो साबित कर रहे हैं कि हालात भी खराब हैं और धांधली भी करानी है। तो डिविजनल वाइज जो इलेक्शन ये करा रहे हैं, जैसे मीरपुर खास है, फिर उसके बाद मुजफ्फराबाद डिवीजन, फिर उसके बाद पूंछ डिवीजन के इलेक्शन जो है वो इस बात का सबूत है कि ये आराम से धांधली करना चाहते हैं। तो ये तो पहले से तयशुदा नताइज है। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि वहां पे वो पीपल्स पार्टी को देंगे ताकि शहबाज शरीफ मजीद कोई 2 साल तक और प्राइम मिनिस्टर रहे। शायद उनका ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट करे और ये दो हुकूमतें उनको मिल जाएंगी और यहाँ पे ये यानी ये करेंगे। तो ये तो एक देखिए ना, सेटलमेंट है आवाम को तो निज़ाम कोई को रिलीफ नहीं मजबूत मिल रहा। रखने के लिए, शहबाज शरीफ साहब को मजबूत रखने के लिए पीपल्स पार्टी को यहाँ पे खुश करना चाह रहे हैं। देखें सबसे अहम बात क्या है, आवाम को रिलीफ देना है, वो नहीं दे रही हुकूमत, ना दे सकती है। पेट्रोल देखें ना, जब महंगा होता है तो फौरन होता है, जब सस्ता होता है तो बड़े स्लो मोशन, 2 रुपए कम, 3 रुपए कम। नहीं, 35 पैसे भी कम आज हुआ है देखें अभी। ना आवाम के क्या, हाँ ये बिल्कुल मजाक है आवाम के साथ। इस वक्त आप देखें सिर्फ खाली रोटी नहीं खरीदी जा रही है। पंजाब जो एक जमाने में बाकी सूबों को, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा को आटा बेचता था, अफगानिस्तान हमारा आटा जाता था, आज अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, लेकिन पंजाब में रोटी महंगी हो रही है, पंजाब में आटा महंगा हो रहा है। तो आप अंदाजा करें कि इससे ज्यादा नालायक हुकूमत क्या हो सकती है कि जो अपनी पैदावार है पंजाब की वो भी खत्म हो रही है। किसान रो रहे हैं, किसान रुल गया है पंजाब का, और इनको परवाह ही नहीं है। 11 अरब की मरियम साहिबा ने अपने जहाज खरीद लिया, और अब हालात यहाँ तक पहुंची कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुझे आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बना दो, कल कहेगा मुझे पंजाब का मेयर बना दो। तो ये तो नहीं, इनके वो लीडरशिप के पंजाब हालात में हो गए एक हैं। कमेटी बनी थी शौकत यूसुफजई साहब, वो हेरिटेज को रिवाइव करने की, उसके पैटर्न भी बने हुए हैं नवाज शरीफ साहब। ओहदा तो है, और क्या चाहिए उन्हें? जी जी, देखें एक तो पहली बात यह है कि मरियम नवाज को कैसे वो जलसे की इजाजत मिल गई है, और ये यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी मिला हुआ है मुबैना तौर पर। क्योंकि अगर नहीं मिला हुआ है तो मरियम नवाज में ने कैसे वहां पे खिताब कर लिया? क्या ये मुदाखलत नहीं है? क्या ये प्री पोल रैगिंग नहीं है? तो इससे ज्यादा और क्या रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ सकती हैं जो अब हो रही हैं। जब मैं इलेक्शन, हमारे जो नाज़मीन के इलेक्शन थे गालिबन 2019 तक गालिबन, जब हमारे बलदियाती इलेक्शन हो रहे थे तो मैं सिर्फ एक शमूलियत थी, वो उससे कोई ताल्लुक नहीं था इलेक्शन का, लेकिन शमूलियत थी, वो आ रहे थे, मैं उनके लिए गया और घर के अंदर मैंने फंक्शन किया और मुझे जुर्माना किया गया इलेक्शन ओके। कमीशन की तरफ से कि जी हाँ इलेक्शन हो रहे हैं, आप कैसे आए? मैंने कहा जी ना मैंने अनाउंसमेंट की है, ना मैंने कोई कैंपेन की है। तो बंदा शामिल है और उसको, वो तो पार्टी तो हर वक्त एक्टिव रहती है, लेकिन
आज आप देखें कि मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब ये सारे मिलके जो कैंपेन चला रहे हैं, उनकी हुकूमत है, मरकज में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, तो वो किस तरह तकरीर कर सकते हैं? तो आई थिंक कि ये फ्रॉड इलेक्शन है, और अच्छा है कि फ्रॉड इलेक्शन में हिस्सा ना ही ले तो अच्छा है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जारी बात है शौकत यूसुफजई साहब के पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, और अपोजिशन चले इस वक्त ख़ुद भी मंझधार में है, अपने लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, रिहाई के लिए भी मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन अवाम ये भी एक्सपेक्ट करती है कि अगर महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, उन पर गवर्नमेंट को क्या पीटीआई सही तरीके से टफ टाइम दे पा रही है, या मज़ीद देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट? जो एक अवाम का सेंटिमेंट है वो तो यही है कि महंगाई से तंग है, रोज़ाना अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, बल्कि वो भी मिसमैनेज हो गया इनसे। वो जो एसोसिएशन है वो बात कर रही है कि हमने बायकॉट कर देना है, हमने बंद कर देने हैं अपने पंप्स। तो गवर्नमेंट से मैनेज तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन गवर्नमेंट को यूं लग रहा है कि एक बड़ी आइडियल ऑपोजिशन मिली हुई है। ये आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है कि हम वो प्रेशर तो नहीं डेवलप कर सके, लेकिन ये कि उसकी वजूहात हैं। देखिए, हमारे दौर में आपको याद होगा कि मौलाना साहब ने धरना दिया था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्रेन मार्च किया था, मरियम नवाज साहिबा लॉन्ग मार्च करने निकली थी, लेकिन किसी को नहीं रोका गया था, और ना ही किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन पीटीआई के खिलाफ आप देखें ना, मुसलसल ज्यादतियां हो रही हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जेलों में लोग बंद किए गए हैं। इसके बावजूद लगी है, स्ट्रगल कर रही है। तो जो एक्चुअल जमहूरियत के लिए स्ट्रगल है, तो वो सिर्फ पीटीआई की है इस वक्त। वरना इन्होंने तो नमाज ही पढ़ा दी है, पीपल्स पार्टी वालों ने तो हर तरमीम में ये शामिल है और दावे करते हैं जमहूरियत के। तो जमहूरियत के लिए तो सिर्फ पीटीआई लगी हुई है। और आपने कहा आवाम के लिए मौसम तारीख नहीं शुरू कर सके, देखा जो पार्लियामेंट का फोरम है वो इस्तेमाल हुआ है, उस पर कितनी यानी तकारीरी हो सकती है, वहां की तो हमारे पास तो वो नहीं, अक्सरियत तो गवर्नमेंट के पास है। लेकिन हुकूमत को आईना दिखाया गया है, अब वो आईना ही ना देखें तो हम क्या करें? और ना उनको परवाह है आईना देखने की, क्योंकि वो कहते हैं जी हमें आपने वोट ही नहीं दिया है, अवाम ने तो वोट नहीं दिया है। हर बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जाके तो जो लाया अवाम बस से वो ये उसी कहता को है कि खुश कर आपने तो रहे हमें हैं, वोट ही नहीं दिया। जो लाया उसी को खुश तो कर जब रहे हैं बस। उन्होंने जी 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 बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू होगी मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन कराम, मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा जो है मेक और ब्रेक मोमेंट पे है। एक जानिब पाकिस्तान सालसी की कोशिशें भी कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जो हैं वो भी नहीं थम रहे। और अब तो ये तनाज़ा फैलने के इम्कानात भी हैं। सऊदिया और हौसियों के दरमियान आबनाए बाबुल मंदब में जो कुछ भी हो रहा है वो भी इंतहाई परेशान कुन है, और यूँ लग रहा है कि ये जंग फैल भी सकती है। इसी मौके पर सालसी की और मीडिएशन की जो इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। होने क्या जा रहा है और इस वक्त जो हो रहा है वो आखिर क्या इशारा दे रहा है, इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एयर मार्शल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, यूँ लग रहा है कि टॉक्स और बॉम्ब्स दोनों साइड्स जो हैं वो एक साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं करंट सर्कमस्टांसेस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शहाब आपका शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मेरे ख्याल में ये हम सेकंड फेज देख रहे हैं, और हम इसको कह सकते हैं द फेलियर ऑफ बॉम्ब्स टू ब्रिंग अ वर्डिक्ट। ठीक है ना। अमेरिका जो था जब इस जंग में शामिल हुआ था इजराइल के साथ 28 फरवरी को, तो अमेरिका को पूरा यकीन था कि वो अपनी एयर पावर के साथ एक शॉक एंड ऑ क्रिएट करके वो ईरान के घुटने टिकवा देगा।
लेकिन जब पहला फेज जंग का खत्म हुआ तो वो चीज अचीव नहीं हो सकी। और उसके बाद मेरे नजदीक अमेरिका और इजराइल ने अपने स्ट्रेटजी को तब्दील किया और दोनों ने अपने अलग अलग थिएटर्स ऑफ वॉर ले लिए। ईरान के साथ अमेरिका ने अपने आप को एंगेज किया और इजराइल ने, जो कि बेसिकली इस जंग को शुरू करने की वजह थी, उसने अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक नया थिएटर खोल लिया और वो था लेबनान का थिएटर। अगर आप उस तरफ देखें कि पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका और ईरान की जंग के बारे में बात कर रही है और यही जंग जो है वो हेडलाइन न्यूज है पूरी दुनिया के सब चैनल्स के ऊपर। लेकिन इजराइल जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक मकासद मीट करता जा रहा है। उसने पिछले 5-6 हफ्तों के अंदर शहाब साहब 70% गाजा के ऊपर अपने होल्ड को मजबूत किया है। उसने 25 से 30% लेबनान के ऊपर कब्जा किया है। उसने पैलेस्टाइन के साथ अपनी जो लाइन ऑफ कंट्रोल था उसको एक्सपेंड किया है और उसने हद ये है कि उसने वेस्ट बैंक और माउंट हर्मन को क्रॉस करके वो इवन सीरिया के अंदर कोई तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर अंदर इंग्रेस कर चुके हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो खबरों की नजर नहीं हो रही और इजराइल जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता जा रहा है। जो एक दूसरा ऑब्जेक्टिव मैं समझता हूं कि इस जंग के अंदर अब बहुत एविडेंट था और जो अमेरिका और इजराइल का फेलियर था जिसको वो अब कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये था कि वो ये चाहते थे कि ये एक्चुअली इस जंग में मुसलमान ही मुसलमानों के खिलाफ एक कोलिशन बने। सो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो हमारे साथ एक कोलिशन बना के ईरान के खिलाफ खड़ी होंगी। लेकिन इनिशियली गल्फ कंट्रीज ने बहुत सेंसिबली इस पूरे सिचुएशन को समझा और अमेरिका का हिस्सा नहीं बनी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इवन उनके दरमियान भी एक ग्रुपबाजी हो गई है और एटलीस्ट 2 से 3 कंट्रीज जो हैं वो अमेरिकन अलायंस को कंप्लीटली सपोर्ट कर रही हैं। ये जो आपने खासतौर पे जिक्र किया शहाब साहब, ये जो सऊदीया और यमन की जो एक थर्ड फ्रंट खुलने जा रहा था, मेरा ख्याल है कि दोनों को अकल आ गई है कि उन्होंने इस थर्ड फ्रंट को खोलने से अपने आप को रोक लिया है। क्योंकि अगर ये फ्रंट खुल गया तो अमेरिका की तरह मुझे भी डर ये है कि सऊदीया जो है वो बाबुल मंदब को सेफगार्ड नहीं कर सकेगा और अगर बाबुल मंदब बंद हो गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद हो गई तो पूरी दुनिया एक ऐसी रिसेशन में चली जाएगी कि जिससे निकलने में बहुत टाइम लगेगा। सो सिचुएशन इज नॉट गुड। सारे ममालिक को और खासतौर पे मुस्लिम ममालिक को एक कदम पीछे लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं हम ये जो इजराइल और अमेरिका की ये जो नई स्ट्रेटजी है इसके अंदर पॉन्स तो नहीं बनते जा रहे। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम तरीन पॉइंट है जो एयर मार्शल साहब आपने रेज किया। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं द करंट सिचुएशन? जारी बात है कि इस वक्त ख़तरा ये भी है कि एक नया फ्रंट भी खुल सकता है और ये जंग जो है ये फैल सकती है। ये कितना क्रूशल है वर्ल्ड पीस के लिए भी और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी? जी शहाब साहब, बहुत शुक्रिया अपने शो में मदऊ करने के लिए। देखें, बिल्कुल दुरुस्त है कि एक और फ्रंट बाबुल मंदब वाला वो खुलने के नज़दीक है। लेकिन आप एक चीज़ को अगर मार्को रूबियो के उस स्टेटमेंट के पैराए में देखें तो एक चीज़ तो वाज़ेह हो जाती है कि अमेरिका जो है वो इस टाइम उसने वाज़ेह कह दिया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन जब ईरान न्यूक्लियर के ऊपर सरेंडर करते हैं। मैं इन चीज़ों को समझता हूँ कि पहले भी जो MOU साइन हुआ, ये चीज़ें पहले भी उसमें दोनों आमादगी के साथ साइन कर चुके थे। ये चीज़ रिफ्लेक्ट करिए। देखें, आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, इसराइल ने ये चीज़ साबित की है माइंडलेस बॉम्बिंग करके, बच्चों को मार के, निहत्थे खवातीन को मार करके। लेकिन उसकी वजह से जो पॉपुलैरिटी इसराइल की नीचे आई है, कभी जिंदगी में सुना नहीं था कि इसराइल के ऊपर पाबंदियों की बात होगी, वो भी यूरोपियन यूनियन के अंदर होगी। कभी सुना नहीं था कि रेजोल्यूशन यूरोपियन यूनियन में पास होंगी कि आप पास मुकम्मल नहीं हुई लेकिन टेबल होंगी कि इसराइल के ऊपर बैन लगा दिया जाए, इसके साथ ट्रेड ताल्लुकात खत्म कर दिए जाएं। अमेरिका अगर देखें इसी तरह माइंडलेस बॉम्बिंग करता रहा तो अमेरिकन को भी पता है कि मिलिट्री टारगेट्स तो खत्म हो गए, सिविलियंस को मारने का फायदा नहीं है। तो अब ये है कि मुझे यूं नजर आ रहा है कि अब अमेरिकन चाह रहे हैं कि दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो जाएं।
मुज़ाकरा होने के बाद दोबारा से टेबल पे बैठें, दोबारा से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ उनके साथ हम निगोशिएट करें। इसमें वंस अगेन अपॉर्चुनिटी कम्स टू पाकिस्तान। अभी जो सिकंदर मोमनी आए हुए थे पाकिस्तान, वो भी इस चीज की मैसेजिंग मुझे नजर आ रहा है कि कोई खास पैगाम फील्ड मार्शल से भी उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने वज़ीर आज़म से भी गुफ्तगू की। अब ये जो मैसेजिंग है इस चीज की तरफ इशारा करती है कि ईरान और अमेरिका दोनों चाह रहे हैं कि दोबारा से टेबल पे बैठें, पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा करें, जंग दोबारा से रुक जाए। क्योंकि इस तरह की जंग, अभी आपने कहा रिसेशन, मैं गारंटी देता हूँ अगर ये 20% एनर्जी रुकी हुई है, बाबुल मंदब बंद होगी तो ग्लोबल रिसेशन नागुज़ीर हो जाएगा। क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऑलरेडी ट्रिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। वो जो रिपोर्टेड है, जो दुनिया में दूसरी इकोनॉमीज हैं, ग्लोबल साउथ है जहां से एनर्जी का क्राइसिस है, वहां पे एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ फूड क्राइसिस है और फर्टिलाइजर का क्राइसिस है, मल्टीपल क्राइसिस है। तो मैं ये समझता हूँ दुनिया के हक में है कि दोनों पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट दे शुड सिट टुगेदर, दे कुड रिजॉल्व इट एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल। तो मैं तो यही कहूंगा कि मुझे उम्मीद नजर आ रही है इंशाल्लाह दोबारा से हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे इसका वो हल निकल आएगा। एग्जैक्टली और इसमें उम्मीद तो यही की जा सकती है और इम्कानात भी हैं, क्योंकि दोनों साइड्स एक ऑफ रैम्प तो पहले भी चाहते थे और ऑल आउट वॉर की तरफ भी उस तरह से नहीं जा रहे एयर मार्शल साहब। लेकिन अमेरिका इस वक्त बड़ा यूं लग रहा है कि फंस चुका है, आगे कुआं है पीछे खाई है। यूएस ने दोबारा से ये स्ट्राइक्स भी और ये सारा मामला इसलिए शुरू हुआ कि शायद मुज़ाकरात की मेज़ पे प्रेशर बिल्ड हो सके, वो अब नहीं हुआ। अब यहाँ से अगर अमेरिका अपने फौजी मरवाने के बाद वापस चला जाता है मुज़ाकरात की मेज़ पर, तो ईरान तो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर बैठेगा मुज़ाकरात की मेज़ पर। तो आपको लगता है अगर सीज़ फायर या 10 दिन का जो एक बात हो रही है उसकी तरफ जाने से पहले अमेरिका कोई एक बड़ा ब्लो, जैसे वो एक माउंटेन है उनकी, उस पर या कोई इस तरह की कार्रवाई करेगा फॉर दी ऑप्टिक्स? शहाब साहब, आप हमें ना 1945 को नहीं भूलना चाहिए कि जब दुनिया में पहली मर्तबा न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हुए थे। जब जर्मनी ने हथियार डाल दिए थे तो उनका जो साथी जापान था वो हथियार नहीं डाल रहा था। अमेरिका और रशिया ने बहुत उनको कहा कि जी के आप जो है हथियार डाल दें ताकि जंग खत्म की जा सके, लेकिन जापान हार मानने को तैयार नहीं था। और फिर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन थ्योरिस्ट, अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया ताकि जंग को खत्म किया जा सके। अब हम अगर ईरान थिएटर में देखें तो ये जो फर्स्ट फेज ऑफ वॉर हुई है, इसके अंदर अमेरिका के पास जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स थे या जो डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स थे, उन्होंने हर बॉम्ब को इस्तेमाल कर दिया। वो अपने B-1 बॉम्बर्स को भी ले आए, वो अपने स्पेशलिस्ट वेपन्स को भी ले आए, लेकिन वो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को वो डेंट नहीं डाल सके जो वो डालना चाहते। मेरे ख्याल में मैं इसी चीज की तरफ इशारा कर रहा था शाहब साहब कि ना अब ईरान को भी और मुस्लिम कंट्रीज को भी एक एक कदम पीछे लेके ये देखना चाहिए कि क्या ये जो एक परसिस्टेंस है इस जंग के अंदर, क्या ये क्या कहते हैं अमेरिका को मजबूर तो नहीं कर देगी कि वो कुछ ऐसे वेपन्स इस्तेमाल करेंगे जो कि उसको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और मेरे ख्याल में अमेरिका की इन्वेंट्री के ऊपर ऐसा कोई कन्वेंशनल वेपन नहीं है जो वो ईरान में इस्तेमाल नहीं कर सका है। देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात से फुली एग्री करता हूं कि मिलिट्री टारगेट्स इस इलाके में खत्म हो गए हैं और अमेरिका जो है अब वो सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट कर रहा है। लेकिन अमेरिका को ये भी पता है शाहब साहब के अमेरिका के तो सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स हिट नहीं हो रहे, हिट तो वो ईरान जो है वो गल्फ कंट्रीज के टारगेट्स को हिट कर। जब तक मिलिट्री टारगेट्स हिट हो रहे हैं ईरान में या गल्फ कंट्रीज के अंदर, गल्फ कंट्रीज हैव अ रीजन कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा ना बने। लेकिन जब सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स हिट होना शुरू हो जाएंगे तो वो मजबूर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि पिछले 2 दिनों के अंदर कुवैत के अंदर उनका डिसैलिनेशन प्लांट हिट हुआ है और उनकी क्या कहते हैं एक पावर जनरेशन प्लांट हिट हुआ। अब ये जो प्लांट है डिसैलिनेशन प्लांट, वो 20 से 25% ऑफ कुवैत्स वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अगर वो उतना तबाह हो गया है जितनी खबरें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो वाटर रिक्वायरमेंट है या जो वाटर
प्रोविजन है कुवैत के अंदर वो 25% कम हो चुकी है। अगर इस तरह के एक दो प्लांट और उड़ गए तो कुवैत के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो या तो ईरान के साथ बिल्कुल यानी कि अपने ताल्लुकात को ठीक कर ले, या वो अमेरिकन कोलिशन का हिस्सा बन के वो भी ईरान के ऊपर अटैक शुरू कर दे। और एग्जैक्टली यही चीज है जो इजराइल और अमेरिका चाह रहे हैं कि किसी तरीके से गल्फ कंट्रीज जो हैं वो हमारी कोलिशन का हिस्सा बन जाए ईरान के खिलाफ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए मेरा ख्याल मैं और डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि ईरान को एक कदम पीछे लेना चाहिए। मॉडरेटर्स जो हैं या फैसिलिटेटर्स पाकिस्तान और कतर को बीच में लाना चाहिए, और अगर कोई गुफ्तगू करनी है या कोई पार्टिसिपेशन करके पीस इस इलाके में लाना है तो आज वो वक्त है कि वो एफर्ट की जाए और ईरान और अमेरिका को उस स्टेज पे ना ले जाने दिया जाए कि जहां इस तरह के वेपन्स इस्तेमाल हो जाएं जो ना सिर्फ इस इलाके के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत नुकसानदेह हों। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहां पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, अगर हम ईरान जंग को साइड पे करके अगर आबनाए बाबुल मंदब में जो सिचुएशन बन रही है उसे देखें, क्योंकि कल भी ये खबर आई कि मुतअद्दिद ऑयल टैंकर्स जो हैं उन्हें अपना रास्ता चेंज करना पड़ा, और चाइना के भी 3 जो सुपर टैंकर्स हैं VLCCs ऑयल जो लेकर जा रहे थे उन्हें भी रास्ता अपना पलटना पड़ा। तो इस वक्त पाकिस्तान भी एक बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दे चुका है कि अगर आबनाए बाबुल मंदब में पाकिस्तान के फ्लैग वाली किसी वेसल को हिट किया गया तो फिर पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आपको नहीं लगता कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, और इसमें ईरान के थ्रू पाकिस्तान जो है वो एक डी एस्केलेशन का रोल भी प्ले कर सकता है? हौसियों और सऊदीया के मसाइल रहेंगे, दहाइयों से हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है क्योंकि एक ऑलरेडी जंग चल रही है खित्ते में और इससे तो मामला ख़राब ही होगा। शहाब साहब, मुझे नजर आ रहा है कि ईरान अपना जो ट्रम्प कार्ड है हुदी रेबल्स का वो इस्तेमाल कर रहा है, और उसकी तो अभी सिर्फ फ्लैश किया है कि मेरे पास कार्ड है। आप ये देखें कि पाकिस्तान ने तो बिल्कुल अपनी किलर स्टांस ले ली, लेकिन एट द सेम टाइम जितनी ट्रैफिक बाबुल मंदब में है, दुनिया की सारी ट्रैफिक तो बाबुल मंदब में गुजर रही है। अगर वो सारी की सारी ट्रैफिक थोड़ी स्लो भी हो जाती है तो कितना ज्यादा नुकसान है, कितना ज्यादा डिलेज है। आप ये देखें, यहाँ से ईरान एज अ स्ट्रेटेजिक लेवरेज इस्तेमाल कर रहा है, एज अ प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा है, जो फिलहाल इज वर्किंग फॉर द ईरान एज वेल। अब रहा पाकिस्तान को टारगेट करने का, तो देखें इतने सियाने तो हुदी रेबल्स भी हैं, उनकी लीडरशिप भी है कि अगर वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं तो पाकिस्तान को वो पार्टी बनाना चाहेंगे कि पाकिस्तान का अगर सऊदी अरब के साथ तो ऑलरेडी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है कि पाकिस्तान अगर सऊदी अरब को टारगेट किया जाएगा तो पाकिस्तान के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है उसे प्रोटेक्ट करना। अगर पाकिस्तान डायरेक्टली हिट होता है तो वो मेरा ख्याल है वो ऑप्शन भी खत्म हो जाती है जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है नेगोशिएशंस के अंदर, यानी कि मुज़ाकरात में फिर पाकिस्तान नहीं बैठेगा, और अगर पाकिस्तान नहीं बैठेगा तो अमेरिका और ईरान के लिए कौन सा म्यूचुअली एग्रीड गारंटर या फैसिलिटेटर या मुज़ाकरात में सालिस कौन है, मुझे समझ नहीं आती इस चीज की कि कोई हो सकता है, कोई ऑप्शन नहीं रहना चाहती। तो इतनी इनकी सोच नाकारा नहीं है कि वो पाकिस्तान को टारगेट करें। अभी आ जाती बात, यहाँ कंक्लूड करूंगा, एयर मार्शल साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। देखिए, अगर तो अमेरिका चाह रहा है ना कि ये पार्टी बन जाए, वो नहीं बन जाए। अमेरिका ने एक और कोशिश की है कि यूरोप पार्टी बन जाए, लेकिन जब आपने देखा है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर भी एक्सपेंड कर रही है तो यहाँ पे यूरोप पीछे बैठ गया, क्योंकि यूरोप को अपनी सिक्योरिटी प्राइमरी है, ना कि किसी और थिएटर में जाके लड़ें। वो क्योंकि यूक्रेन में जंग करी और रशिया अगर एक्सपैंड करता तो यूरोप पहला टारगेट होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ इस टाइम दिस इज वेरी हाई टाइम ईरान के अंदर जो सियासी और जो रेवोल्यूशनरी दो लीडरशिप बैठी हुई है, अलग-अलग लीडरशिप है, वंस अगेन यही कहता हूँ, सियासी और रेवोल्यूशनरी लीडरशिप को ये सोचना पड़ेगा एक पेज पे कि हम थोड़ा पीछे हट जाएं, क्योंकि वजह भला क्या है।
आपने अगर अपना मुल्क बचाना है, अपनी आवाम बचानी है, मरवाना है तो आपकी मर्जी है, क्योंकि अमेरिका को इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 ट्रिलियन लगा दिए, 4 ट्रिलियन और लगा देगा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हर्ट नहीं हो रहे, हर्ट तो ये हो रही। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा पीछे हटने से मामला बेहतर होते हैं, इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, आई थिंक इट्स अ साइन ऑफ रैशनैलिटी एट दिस पॉइंट। तो आई कंक्लूड हियर कि यहाँ पे दोनों साइडों को थोड़ा थोड़ा पीछे हट के सोचना पड़ेगा और वंस अगेन अपने मीडिएटर्स को एक्टिवेट करें और अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह इसका हल निकल आएगा वेरी 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 नियर इन फ्यूचर इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये एक आम नुक्ता है। एयर मार्शल साहब, अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो चलें इस जंग को साइड पे कर देते हैं और अब पोस्ट वॉर सिनेरियो को अगर हम एनालाइज करें तो उसमें मिडल ईस्ट में पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात की जाए, आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास एक बड़ी नादर अपॉर्चुनिटी आ चुकी है? मिडल ईस्ट में पाकिस्तान का रोल बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली कुवैत के हवाले से भी रॉयटर्स ने खबर दी कि वो भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहता है और पाकिस्तान की ये जो यूनिक डिप्लोमेटिक पोजीशन है इसे मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और इसमें क्या पाकिस्तान के लिए फ़वाइद हो सकते हैं? शहाब, देखिए 1990s के बाद आफ्टर द डिमाइस ऑफ यूएसएसआर, इस यानी कि मुस्लिम दुनिया को एक एनिमी के तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज देखती हैं और जो अगर आप देखेंगे पिछले 25 साल में 10 मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर अटैक हुआ है और 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को मारा जा चुका है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के साथ साथ इस वक्त एक मुस्लिम दुनिया के लिए भी एक बहुत नादिर मौका है इस जंग की वजह से कि जो ये डिवाइड थी, जो बेसिकली 2 फिशर्स के ऊपर बनाई गई थी, एक एथनिक डिवाइड थी जो अरब अजम की डिवाइड थी और एक सेक्टेरियन डिवाइड थी जो शिया सुन्नी डिवाइड थी। इस जंग के बाद मुसलमानों के को ये अकल आ गई है कि इजराइल और जो वेस्ट है वो उनका दोस्त नहीं हो सकता और वो जो है ना ही उनको प्रोटेक्शन दे सकता है एक दूसरे के खिलाफ। सो मेरे ख्याल में इसमें अब कोई शक नहीं है कि अगर आप पिछले 1 महीने की एक्टिविटी को देखें तो गल्फ कंट्रीज जो है वो अब अमेरिकन इन्फ्लुएंस से अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कर रही हैं और ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ वेपन प्रोविजन देख रही हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल के अंदर गल्फ के अंदर 80% से ज्यादा वेपन जो हैं जो खरीदे गए हैं वो अमेरिकन या वेस्टर्न नहीं है, वो चाइनीज और रशियन है। ठीक है ना? सो मेरे ख्याल में इस इलाके के अंदर एक डिफेंस पैराडाइम बनना चाहिए, एक नया डिफेंस पैराडाइम जिसके अंदर आप बेशक एक दूसरे से दोस्ती ना करें, एक दूसरे के यार ना बने, लेकिन एक नॉन एग्रेशन पैक्ट एक दूसरे के खिलाफ जरूर बनाएं कि जी कि हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे और ना हम अपनी सरजमीन किसी को देंगे एक दूसरी मुस्लिम कंट्री को अटैक करने के लिए। और यहां वो जगह है कि जब नया डिफेंस पैराडाइम बनेगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस वक्त मार्का हक के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक बहुत मजबूत डिफेंस प्रोवाइडर समझा जाता है। अगर हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाए तो हम इस इलाके के अंदर एक मिडिल पावर के तौर पे इमर्ज कर सकते हैं और इसीलिए आप देखेंगे जो हमारे दुश्मन हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे अंदर स्टेबिलिटी आए ताकि हमारी इकोनॉमी ठीक ना हो सके। सो हमें अपने आप को भी ठीक करने की जरूरत है। हमें एक नया जो डिफेंस पैराडाइम है गल्फ में या मिडिल ईस्ट में जो बन रहा है उसका एक बहुत मजबूत हिस्सा भी होना चाहिए और हमें एज द स्ट्रॉन्गेस्ट मुस्लिम कंट्री ये कोशिश भी करनी चाहिए कि मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे हो जाए और ये जो डिफरेंसेस है हमारे दरमियान जो एथनिक या सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर हैं इनको दरगुजर करके मुसलमान बहैसियत भाई एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाए। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब और डॉक्टर रिजवान साहब आपके वक्त का। नाज़रीन इकराम, इसी मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।